तो हमने ये इकोनॉमिक्स में कल ये पढ़ा था कि रॉबिन्स की परिभाषा में हमने उनकी आलोचनाओं को पढ़ा था, जिसमें साधन और साध्य के बीच के अंतर को हमने स्पष्ट किया था। साधन और साध्य का बीच क्या होता है? हम जो बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा साध्य है। ये हमारा साध्य है। हम जानते हैं कि हम बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम अपनी गुलाल लगाए बैठे हैं, मारेंगे तलाक से। ये मेरा साध्य है, मैं निशाना साधा हुआ हूं बीए एलएलबी, क्योंकि मुझे पता है कि बीए एलएलबी के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि मैं लीगल एडवाइजर बन सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब सकती हूँ, मेरे साथ संबंध है मैं जुडिशरी की तैयारी कर सकती हूँ, मेरे साथ संबंध में मैं एडवोकेसी कर सकती हूँ। बहुत सारे क्या खुल जाएंगे? साधन खुल जाएंगे। तो साध्य क्या है? बीए एलएलबी करना। साधन क्या है? भविष्य जो आपका आगे बन जाएगा। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तथा संकीर्ण होना, मानव व्यवहार सदैव विवेकी नहीं होता, अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान ही नहीं बल्कि कला भी है, सामाजिक पक्ष को महत्व प्रदान करना, सम्मिश्र अर्थशास्त्र की अवहेलना अद्वितीय विकसित देशों पर लागू नहीं होती, जटिल परिभाषा का आर्थिक नियम। ये इतना आप लोगों ने कल जो है वो यहां तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना था। तो आगे हम थोड़ा सा आज हिंदी लिखने में बड़े मजबूर हो गए, पीपीटी बनाने में। तो एक टॉपिक था, मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैंने इसका फोटो खींच के इस पे डाल दिया है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, जो लोग पढ़े नहीं है रॉबिन्स और मार्शल, वो लोग जाकर के यूट्यूब पे पढ़ लें भैया, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे इसको। इकोनॉमिक्स अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। अगर आप लोग जो है चाहें तो पीछे जाकर के थोड़ा सा यूट्यूब पे अगर मेहनत कर लेंगे तो आप भी इस सिलेबस तक पहुंच जाएंगे, और इसके बाद आप हमारे साथ फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो रॉबिन्स तथा मार्शल की परिभाषाओं की का तुलनात्मक अध्ययन, चलो करते हैं रॉबिन्स तथा मार्शल की तुलना का, उनकी परिभाषाओं की तुलना का अध्ययन। तो पहला देखते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा अत्यंत जटिल व कठिन है, इसे जन साधारण आसानी से समझ नहीं सकते। आपने देखा था ना कल, कल ही तो कल पढ़ाया गया था ना, परसों पता नहीं, कल, हाँ। तो उसमें आप लोगों ने देखा था ना। तो रॉबिन्स की परिभाषा जो है वो अत्यंत जटिल है, इसे समझाया जन साधारण आसानी से समझ नहीं समझ सकता। और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सरल है और जन साधारण को आसानी से समझ में आ जाती है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा बंद कर दूं यार। मेरा जहाँ क्लास चलता है ना, इस रूम में अगर कोई घुस जाएगा ना तो बैठना नहीं चाहेगा, इतना ज्यादा बेकार है मेरा रूम। यहाँ किताबों की कंडीशन ये होती है कि जमीन पे फेंकी रहती हैं, सबकी किताब बुक टेबल जमीन पे रहती है, और मैं पढ़ता हूँ तो इसे फेंक देता हूँ तो नीचे गिर जाती है, नीचे पड़ी रहती है, फिर तब तक उसे वहां से उठाया नहीं जाता है जब तक कि दोबारा उसको पढ़ना नहीं होता है। तो किताबें और कापियों की हालत मेरे यहाँ ये रहती है। एक दिन मैं फोटो आप लोगों को भेजूंगा, ऐसा कमरा आप लोगों ने अपने घर का कभी जीवन में देखा नहीं होगा। सोचिए मैं कितना ज्यादा मलिच्छ आदमी हूँ। मेरी माँ भी कहती है बहुत गंदा है तू, लेकिन ये है कि चलिए, इसी गंदगी से अगर कुछ अच्छाई निकल रही हो तो उसे आप लोग ले लीजिए। तो अब ये देखा जाए कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा अत्यंत जटिल और कठिन है, इसे साधारण तरीके से जन साधारण जो है वो नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो तो रॉबिन्स ने अपनी जो क्या नाम है, थक गए यार, अब एकदम मुंह से बोली नहीं निकल रही है। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा था, अगर आपको याद हो, तो रॉबिन्स की परिभाषा ने अपनी व्याख्या में इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं को लक्ष्य तथा साधन तथा अनंत सीमित साधन जो है बनाए थे। और बड़े लंबे चौड़े में इन्होंने कहा था कि मानवीय विशेषताएं असीमित तथा अनंत होती हैं तथा मनुष्य इसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन जो है सीमित होते हैं। ऐसी दशा में बहुत सी आवश्यकताएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके किन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर सकता है और किन आवश्यक वस्तुओं को जो है वो छोड़ सकता है। फिर कहते हैं कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, साधन हैं लेकिन उनको प्रयोग करने के विकल्प बहुत कम हैं। तो फिर ये होता है कि
अगर तुलना करके देखा जाए तो ये देखा जाता है कि रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो बड़ी जटिल है और इसका साधारण से जो है इसको समझा नहीं जा सकता, बल्कि प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषाएं हैं वो सरल हैं, उन्हें आसानी से जो है वो समझा जा सकता है। अरे प्रोफेसर मार्शल आप समझ नहीं रहे, कल्याण संबंधी जो इन्होंने परिभाषाएं दी थी एडम स्मिथ के बाद, उन्होंने कहा था कि जीवन साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। मानवीय पक्ष को उन्होंने अधिक बल दिया था, वैज्ञानिक अध्ययन को उन्होंने अधिक पक्ष दिया था। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला, तो अर्थशास्त्र विज्ञान को कहा था उसने कि ये अर्थशास्त्र विज्ञान ही नहीं बल्कि ये कला भी है। वास्तविक तथा सामाजिक व्यक्ति भी इसे बताया था। तो देखिए जो लोग मतलब यूट्यूब पे पीछे नहीं पढ़े रहेंगे ना तो आगे का भाई नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे माफ कीजिएगा। आप पहले आपको जाकर के यूट्यूब पे पहला दूसरा तीसरा चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है, उसको जाकर के वहां इसकी पीपीटी बाकायदे देख लीजिए, तब आपको ये सारी समझ में आ जाएगी कि रॉबिन्स की बातों को क्यों हम सरल कह रहे हैं और मार्शल की बातों को क्यों हम कठिन कह रहे हैं, सरल कह रहे हैं। तो रॉबिन्स की परिभाषा वो जन साधारण को आसानी से नहीं समझ सकता है और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा बहुत सरल है, जन साधारण को आसानी से समझ में आ सकती है। दूसरा कहता है कि प्रोफेसर रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र मानवीय विज्ञान है, जो मैंने अभी पहले बताया, मानवीय विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले तथा समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का पर भी अध्ययन वो करता है। लेकिन प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है। देखिए कितना अंतर है। रॉबिन्स कहते हैं कि यह मानवीय विज्ञान है और यह समाज में रहने वाले तथा समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है, रहने वाले व्यक्तियों। लेकिन मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है, वो कहते हैं समाज में रहने वाले तथा बाहरी हैं उनका भी अध्ययन करता है। तीसरा कहते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। कौन? रॉबिन्स। रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। उनके विचार, आदर्श, देश, काल और व्यक्ति के भिन्न भिन्न होते हैं तथा वे कला के स्वरूप को भी स्वीकार नहीं करते। तो फिर प्रोफेसर मार्शल का ये तथ्य है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक अथवा अर्थशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान माना जाता है, आदर्श भी माना जाता है और वास्तविक भी माना जाता है तथा इसके अलावा वे कला के स्वरूप को भी स्वीकार करते हैं। देखिए मैं अपने शब्दों में बता देना चाहता हूं, जाके पहले वीडियो देख लीजिए। अक्सर ये पूछा जाता है कि रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषाओं की तुलना कीजिए, तो ये अक्सर ही पूछा जाता है। तो रॉबिन्स और मार्शल और एडम स्मिथ, ये तीन लोगों को तो एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एडम स्मिथ जो कि मतलब सबसे बड़े जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द क्लॉज ऑफ द वेल्थ नेशन, इन्होंने धन वगैरह के ऊपर जो परिभाषा दी थी, इनके विषय में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस पहले प्रथम अध्याय से। और मार्शल के विषय में मार्शल ने क्या कहा ये नहीं पूछा जाता, बल्कि ये पूछा जाता है कि रॉबिन्स और मार्शल की तुलना कीजिए। और आप लोगों को ये बात और बता देनी है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नियम निकाला है। अभी कहां तक सत्य है कहां तक वो है ये नहीं, अभी तक क्या है, जो थर्ड डिवीजन भी पास होकर के जाता था, सिर्फ बी एलएलबी पास होकर के या एलएलबी पास होकर के जाता था, वो वकील बन जाता था, एडवोकेट की वो ले लेता था परीक्षा दे करके। लेकिन अब उसने नियम खत्म कर दिए हैं। अब उसने कहा है कि मिनिमम 65% मार्क आपके होने चाहिए बी एलएलबी और एलएलबी में, तभी जाकर के आप एडवोकेट के लिए एग्जाम सीओपी नंबर प्राप्त करने के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। सोचिए 65% मार्क भी चाहिए, उसके बाद सीओपी का आप एग्जाम देंगे और फिर पास होना चाहिए, तब जाकर के आप वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। तो ये है कि इतना पढ़िए कि 65% मार्क जरूर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एलएलबी पास होने के बाद भी हम बेकार ही बैठे रहें। तो चौथे नंबर पे मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं आपको पास तो करा देंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि 65% आपका मार्क आ भी जाएगा। तो इसलिए अपने मार्क को प्राप्त करने के लिए पढ़िए। 65% बटा बहुत जरूरी है, बिना उसके अब गाड़ी घिसक नहीं जाएगी। और सोचिए अभी तो आप 5 साल बाद एलएलबी पास आउट होंगे ना, हो सकता है बार काउंसिल ने तब तक कुछ और नियम लगा दिया, तब क्या करेंगे? तब तो आपकी जो डिग्री है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा। मैं एक एडवोकेट हूं तो अपनी तरफ से यह सलाह आपको दे रहा हूं, बाकी भैया आप लोगों की मर्जी, आपको जो मन कहे वो कीजिए। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधी विज्ञान है।
फिर मार्शल के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है, क्योंकि अगर आपको पीछे से पता है तो आपको ये पता हो कि प्रोफेसर मार्शल ने कल्याणकारी सिद्धांत पर इसको जो है वो परिभाषित किया था। कल्याणकारी संबंधी परिभाषाएं जो है इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन, मानवीय पक्ष को अधिक बल, वैज्ञानिक अध्ययन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की धारणा का विकास, अर्थशास्त्र विज्ञान, इन्होंने ये कहा था अगर आपको याद हो। तो पांचवा है कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक है कि उनके अनुसार अर्थशास्त्र में मानवीय व्यवहार के केवल उन्हीं पहलू का ध्यान करते हैं जो सीमित साधनों तथा अनंत आवश्यकताओं में संबंध स्थापित करता है, तथा समस्त मानवीय क्रियाओं के चुनाव का पहलू अध्ययन अर्थशास्त्र के अध्ययन से करता है। ये हम बस पढ़ते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि जो पीछे का सार पढ़े होंगे उनसे खटाखट समझ में आ जा रहा होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे हम कितनों यहाँ समझाएंगे समझे नहीं आएगी, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, इसमें क्या समझाएं आपको। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा वर्गीकरण है, अर्थात उन्होंने उनकी परिभाषा में आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, साधारण, असाधारण शब्दों में प्रयोग करने के लिए वर्गीकरण किया था। छठा कहते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने मनुष्य के कल्याण, अकल्याण तथा हित अहित में कोई भेद नहीं किया था। आपको याद हो ना, उन्होंने क्या कहा था कि कल्याण हो, अकल्याण हो, हित हो, अहित हो, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि रॉबिन्स कहते हैं कि इसमें भेद नहीं है, लेकिन प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानवीय कल्याण है। मानवीय कल्याण से तात्पर्य क्या निकलता है? मानवीय कल्याण से तात्पर्य निकलता है कि क्या नाम है, मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल तथा आर्थिक शास्त्र की परिभाषा, अर्थात अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइफ। It examines that part of the individual as the social action which is the most closely connected with the attainment and the use with the use of the material required to the well-being. ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में जो है वो करता है, ऐसा मैंने कल वो आप लोगों को पढ़ाया था। तो फिर छठा कहता है कि सातवां कहता है कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने आर्थिक विश्लेषण के केवल निगमन पद्धति का ही प्रयोग किया। सातवां कहता है कि प्रोफेसर मार्वल ने आर्थिक विश्लेषण निगमन तथा पद्धति का प्रयोग किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सैद्धांतिक है, तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा जो है वो व्यवहारिक है। ठीक है, यही इन्होंने कहा था। तो अब इन सब चीजों को जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, फिर आज ये जो इनकी तुलना हमने देखा, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि मार्शल व रॉबिन्स दोनों ही अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा गया तो आप ये बताएंगे कि श्रीमान रॉबिन्स तथा मार्शल दोनों ही अर्थशास्त्री इस अर्थशास्त्र को विज्ञान की परिभाषा दिए हैं, इन्होंने इसको विज्ञान माना है। हाँ, परंतु रॉबिन्स की परिभाषा में अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि आर्थिक समस्या का चुनाव की बात कहकर सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं और इसकी परिभाषा तर्कपूर्ण है। इसके विपरीत मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से संबंधित किया है, इसके लिए परिभाषा अधिक व्यवहारिक है। अगर आप ऐसे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों अर्थशास्त्रियों की जो विचारधारा है उनका अपना अपना एक महत्व है, क्योंकि दोनों ही विचारक अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्टि चाहते हैं, और इसमें कुछ है नहीं। ये मैंने पहले ही बताया था कि अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये दो चलेगा, ये रटंत विद्या है, इसको आपको रटना ही है, इसको समझना नहीं है। हाँ, लेकिन इसके आगे जब आप चलेंगे तो समझने वाली चीजें आएंगी, फिर चार्ट वार्ट बना के जनगणना फनगणना दुनिया भर का है, वो सारी चीजें समझाई जाएंगी। अभी ये सब किसने क्या कहा यार, ये देखो थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों का मानसिक वो है, याद रख सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं याद रख सकते तो थोड़ा सा इस पे रटने की दिमाग लगा दो कि यार इसको कैसे जो है पढ़ लिया जाए, बार बार 4 बार पढ़ लिया जाए कि ये समझ में आ जाए। तो आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द डेस्टिट्यूशन क्या है? तो आवश्यकता विहीन परिभाषा क्या है, या आवश्यकता विहीनता की परिभाषा क्या हो सकती है? तो ऐसे समझिए, प्रोफेसर मेहता एक थे, लिखा नहीं होगा पीपीटी में, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। प्रोफेसर कौन थे? मेहता। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को एक अलग अलग तथा आप ये कह सकते हैं नए दृष्टिकोण का इन्होंने जो है वो
नया दृष्टिकोण देने का जो है वो प्रयास किया था। आप बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति है और जो आध्यात्म है, उस दृष्टिकोण पर इन्होंने इसको जो है आधारित किया था। उनका विचार था कि अर्थशास्त्र का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से है, नहीं, इच्छाओं की संतुष्टि से है लेकिन नहीं, वरन उनकी इच्छाओं में जो है वो अंत से है। आप लोग नहीं समझे। वो कहते हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से नहीं है। जो इच्छा है हमारी, अगर वो संतुष्ट हो जाए, उससे नहीं है। अरे हमारी इच्छा है ना कि हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया घर हो जाए, बढ़िया बिल्डिंग हो जाए, तो उससे नहीं है, बल्कि इच्छाओं के अंत में है। यानी हमारी जब इच्छा हो जाए, उसके पूर्ण हो जाए, उस अंत में। हमारे पास कार है, कार जब हो जाए हमारे पास, तो उसमें परिभाषा ऐसे समझ सकते हैं आप। अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन आवश्यकता प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं यार, अर्थशास्त्र एक तरीके का विज्ञान है। आप जब इस अर्थशास्त्र को जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपको अर्थशास्त्र पता है कितने चैप्टर में पूछा गया है बीए एलएलबी में? पूरा डीपली पूछा गया है, एकदम अर्थशास्त्र को ना एकदम डीपली पूछा गया है। चौथे सेमेस्टर में जाने के बाद अर्थशास्त्र का इतना विस्तृत आपसे पूछा है कि पूरी भारत की इकोनॉमी आपसे पूछ डाला है। तो अगर इस अध्याय को आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, खूब बारीकी से अगर इसको नहीं पढ़ा, तो फिर से मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बीए एलएलबी है, हाई स्कूल इंटर नहीं है ये। अब आप निकल आए हैं उस क्षेत्र से, अब आप आ चुके हैं सीधे कहां? बीए एलएलबी। सिर्फ डिग्री लेकर के एफिडेविट बेचना है कचहरी में तो ले लीजिए, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो 4 सब्जेक्ट मेरे कहने से ला के सभी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये इतने, सोशियोलॉजी थोड़ा कम पढ़िएगा, इंग्लिश थोड़ा कम आएगी चलेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सारे ला के सब्जेक्ट, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये भी बता दूं, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बैक आता है, सबसे ज्यादा हिस्ट्री में बैक आता है। और जिस उम्मीद में आप लोग हैं कि कॉलेज हमें जो सपोर्ट कर देना, कल करा देगा, हम उसमें पास हो जाएंगे, तो ऐसे कॉलेज क्या करते हैं कि आपको कहेंगे अरे यार एक ही पेपर में तो तुम्हारा बैक आया है, केवल हिस्ट्री में आया है, अगली बार पेपर देना हो जाओगे, 2 महीने बाद पेपर होगा, दे दोगे, हो जाओगे। उससे उनकी कमाई हो जाती है। कमाई ये होती है कि वो एक सेमेस्टर में आपको कहेंगे बैक लग गया है एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का मान लीजिए बैक लग गया, सब में आपको 2 महीने बाद आपको फिर से पेपर दिलाएंगे, तो उसके फीस उनको अच्छी कमाई करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि फिर से उनको एग्जामिनेशन फीस आपको फिर से भरनी पड़ती है, आपके 2 महीने सेमेस्टर वाइज फिर से फीस भरनी पड़ती है, उसमें उनकी कमाई हो जाती है। इसलिए वो कॉलेज जहां पे नकल की भरोसे ये सारी चीजें होती हैं, वहां पे ये पद्धति ज्यादा अपनाई जाती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का बैक लगाया जाता है ताकि उनसे पैसा अच्छा खासा ऐंठा जा सके। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या सुन लेना चाहते हैं, किस तरीके से है, वो आपके ऊपर है। मेरी जो जानकारी थी बच्चों, आपके यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर वगैरह के बीच में मेरा उठना बैठना है, तो मेरी जो जानकारी थी तो मैंने आपको बता दी। हो सकता है मेरे कुछ तथ्य गलत भी हों, तो माफ कीजिएगा, और क्या। तो परिभाषा में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में काम करता है। वो कहते हैं कि इंसान अगर इकोनॉमिक्स को जो है पढ़ लेता है, तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है वो हल हो सकती हैं, उसकी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं, क्योंकि आर्थिक जगत को वो पूर्ण रूप से जो है वो समझ सकता है, पूरे इकोनॉमिक को वो जो है समझ सकता है, और उस इकोनॉमिक्स के समझे हुए पहलुओं के अनुसार से अपने परिवार, अपने घर और अपनी सोसाइटी को चलाने का प्रयास करता है। तो मानसिक संतुलन से क्या है? मानसिक संतुलन आप किसको समझते हैं? प्रोफेसर मेहता की परिभाषा को भली भांति समझने के लिए आपको ये 3-4 उदाहरण आपको जरूर समझने पड़ेंगे, जिसमें हम मानसिक संतुलन, मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख प्राप्त करना, अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की अवस्था में ही संभव है, और आर्थिक समस्या,
ये 4 चीजें आज पढ़नी पड़ेंगी आप लोगों को, और ये हेडिंग है, बस मैं आपको बताते जा रहा हूं, 2-2 लाइन है, फटाफट समझ। मानसिक संतुलन से क्या तात्पर्य है? मेंटल बैलेंस। अरे पागल तो कोई है नहीं यार, तो मानसिक संतुलन से क्या तात्पर्य है? प्रोफेसर मेहता की जब आपको उनकी आवश्यकता विहीनता संबंधी जब परिभाषाएं आपको लिखनी होंगी, तो ऐसे ही हेडिंग डालिए जैसे मैंने डाला है, मानसिक संतुलन। तो मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी हैं? अरे मनुष्य की आवश्यकताएं तो भैया अनंत हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। जिसके पास कार है वो चाहता है कि रेंज रोवर हो जाए, जिसके पास घर है वो चाहता है बंगला हो जाए। हैं? मनुष्य की आवश्यकता को आप भाप सकते हैं? अरे टाटा बिरला के पास इतना पैसा है, फिर भी 2 कंपनी खोलने के लिए परेशान रहते हैं। रिलायंस इतनी बड़ी पैसे वाली कंपनी है, फिर भी बेटियां उनकी लगी हुई हैं जियो को 5G 4G, मार समुद्र में सबमरीन केबल पे केबल बिठाए जा रही हैं। कितनी मछलियां उससे तड़प के मर जा रही हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? तो कितनी आवश्यकता है आप बताइए? तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, तथा जो साधन है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो सीमित हैं। सपोज एक घर की इकोनॉमी को पकड़ते हैं, आपके घर को पकड़ते हैं, मेरे घर को पकड़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, आप भी चाहते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हो जाएं। चलो हम आपका नहीं नाम लेंगे, अपना बताते हैं। हमारे पास मजबूरी है, मेरे पास शिक्षा के अलावा और कुछ है ही नहीं कहने के लिए। तो मेरा भाई सिद्धार्थ पाठक, एसडीएम गोरखपुर, 9वीं रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरे किसी कार्य के नहीं है। बस 2 मीठे बोल हैं, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वो भी अनमैरिड हम भी अनमैरिड। पिताजी रहे नहीं, माँ है घर में, बहन है उसकी एक शादी करनी है, इलाहाबाद में तैयारी कर रही है, सारी लाइबिलिटी जो है मेरे ऊपर आती है। तो मानसिक संतुलन हमारा है नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं क्या है? हमारी आवश्यकताएं, मुझे अपनी शादी करनी है, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हो चुका, मेरा 31वां लग चुका है, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हो चुका, मेरी शादी नहीं हुई है। फिर मुझे यह भी दुख है कि यार मेरे सिस्टर की भी शादी नहीं हुई है। फिर मुझे यह भी दुख है कि मेरे पिता नहीं है, तो मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो जाए। मैं यहाँ दूर बैठा हूँ, कहीं उसकी कोई ऐसी इच्छा ना हो कि उसको ये तकलीफ हो जाए कि उसके पति नहीं है इसलिए वो इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। लेकिन इन सबको पूरा करने के लिए क्या मेरे पास बड़ा अनाप शनाप धन है? नहीं। इन साधन कितने हैं? हमारे पास एक ही साधन है यार, एक ही साधन है कि मैं जीएसटी इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता हूं, दूसरा आप बच्चों को पढ़ाता हूं। आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ पैसा देते हैं, कुछ पेड वाले हैं, जो सेकंड सेमेस्टर से जो आगे वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पेड वाले हैं, जो फैमिली लॉ वाले हैं, जो वो पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, वो हैं जो पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फिर टार्ट ऑफ लॉ पढ़ते हैं। ये सब बच्चे पेड वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो एक ही यही है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जो फ्री में चलता है, बाकी सब पेड है। बहुत कम पैसा लिया जाता है, 200-200 रुपया 300-300 रुपया सब्जेक्ट लिया जाए। कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट है जिससे फैमिली लॉ 100 रुपया लिया जाता है। 100 रुपए में क्या ही मतलब यार, समझ जाओ मतलब क्या है। 100 रुपए में कौन नहीं देगा, सब कोई दे ही देते हैं लोग, कोई मना नहीं करता है, कहता है 100 रुपया चल, 100 रुपया ले लेते हैं। 100 रुपया महीना, 3 महीने में कोर्स खत्म। उसमें भी अगर लड़की है तो सोच रहा 20% का डिस्काउंट हो जाता है, लड़कियों को तो 80 रुपया देना पड़ता है। वो तो कहती है 80 नहीं सर, 160 भेज दे रही हूँ सर, रख ले रहा। अरे मैं कहता हूँ मान जी धन्यवाद, हमको 1 रुपया इसमें से नहीं मिलेगा, मेरी तो फिक्स तनख्वाह है। एक काम करो, 60-80 रुपया जो 20% डिस्काउंट करने के बाद आ रहा है, फैमिली लॉ पढ़ना है तो एक मुस्लिम लॉ एक चलता है, उसकी फीस जो है वो क्या नाम 120 रुपया है, उसमें भी महिलाओं को 20% का डिस्काउंट है। तो एक लड़की आई, उसने 120 रुपया भेजा, फिर उसको रिफंड कर दिया गया बाकी रुपया। कह रहे सर रिफंड क्यों कर दिया? मैंने कहा भाई तुम्हारा जो है वो आयशा खातून जी थे, आयशा मैम थी, आयशा मैम कहीं यार उसने जो है 20 रुपया ज्यादा 30 रुपया ज्यादा भेज दिया है, वापस कर दिया गया। तो फिर उसने रिपीट करके वापस भेज दिया, कह दिया मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी कम फीस में अगर इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए सर, रख लो। फिर वो पैसा जो है वो एक संस्था को दे दिया गया, जिसको दिव्य चिराग सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है। वो गरीब बच्चों को एजुकेट करती है फ्री में, तो उस संस्था को वो पैसा दे दिया गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हम लोग जो चिल्ला रहे थे तो 2.5 घंटा 3 घंटा, ऐसा कोई नहीं है कि खाली बैठा है, सबको अच्छा खासा पैसा मिलता है। सबकी तनख्वाह फिक्स है, जैसे मेरी है तनख्वाह, 1-2 रुपया नहीं होते बच्चों, लाखों में होती है तनख्वाह, फिक्स है। आप 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, आप भी सोचते होंगे साला चिल्लाता है, 1 रुपया भी नहीं लेता है, लेकिन नहीं, कोई ना कोई है। ये ट्रस्ट है ना, विधि सेवा संघ कानून कैफे एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है।
इसमें क्या होता है, बहुत से सारे ऐसे नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, वो फंड लगाते हैं, उन फंडों से हमें तनख्वाह आती रहती है। तो इसीलिए आप लोगों का फ्री में, अगर कोई पैसा भी आप लोगों से लिया जाता है, 100 200 500 रुपया एक सब्जेक्ट का लिया भी जाता है, तो वो सिर्फ इसलिए चीज का लिया जाता है कि जो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये क्या नाम है, माइक लगा हुआ है, दो दो लैपटॉप चल रहे हैं, ये एक जैसे मान लीजिए आपको अगर संविदा पढ़ानी है तो 7 किताब मिला करके आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इसमें 3 किताबों का समूह मिला करके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो इन किताबों उताबों का खर्चा वर्चा आप लोगों से निकल जाता है, बस इतना ही और कुछ नहीं, और सबको तनख्वाह उनका मिलती है। तो मानसिक संतुलन, तो प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक अलग नया दृष्टिकोण देने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उस पर उन्होंने फिर एक नई बात की, इनकी परिभाषा को समझने के लिए हम अगर कुछ बिंदुओं को ध्यान दें तो समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मानसिक संतुलन, मनुष्य का मानसिक संतुलन, भाई उसके पास कार्य बहुत है, मनुष्य के पास काम बहुत है, लेकिन उन काम को करने के लिए सीमित साधन है। जैसे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास न कोई बिजनेस है न कुछ भी, बस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। प्लस झारखंड गवर्नमेंट में एज ए प्रोफेसर तौर पर मैं कार्यरत हूँ, तो ज्वाइन ही नहीं किया हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा झारखंड गवर्नमेंट में सैलरी बहुत कम मिलती है। यहाँ मिलती है 80,000 रुपया, वहां 55,000 रुपया मिलती है। मैं कह रहा जब ऑनलाइन पढ़ा के इतना रुपया मिल रहा है तो यूपी की तैयारी करो, क्या जरूरत है वहां जाने का। फिर से कंटिन्यू लग गया, यूपी में तैयारी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास साधन तो विकल्प है, साधन बहुत कम है। मेरे पास एक ही साधन है कि यार आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन काम कितने हैं सोचिए। बहन की शादी करनी है, माँ का ध्यान रखना है, भाई की शादी करनी है, अपनी खुद की शादी करे, सोचो यार कितनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी खुद की भी शादी मुझे ही करनी है, और अभी तय होती कहीं नजर ना आ रही है। कोई कमी नहीं है, एक बढ़िया गाड़ी में चलता हूँ, फर्स्ट क्लास प्रयागराज में फ्लैट है, और गाड़ी घोड़ा हर चीज सब कुछ वेल मेंटेन है, लेकिन अभी नहीं हो रही है, लेकिन उसका भी खर्चा मुझे। तो मेरे पास इनकम का एक साधन है, ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन काम कितने हैं। तो वही प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि आवश्यकताएं तो अनंत हैं, आवश्यकताएं तो अनंत है, लेकिन साधन जो है वो सीमित है। एक आवश्यकता संतुष्ट होने पर ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही मेरी एक आवश्यकता संतुष्ट होगी कि मेरी शादी हो जाए, तैसे दूसरी एक आवश्यकता तुरंत हो जाएगी। अरे शादी हो गई, अच्छा 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 अच्छा, तो तब तक दूसरी कुछ एक जरूरत आन पड़ेगी। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आए, तब तक एक बच्चा आ जाएगा, तो फिर उसको एजुकेट करो, फिर उसकी आवश्यकताएं, अरे तो फिर हमारे ऊपर लाइबिलिटी। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, लेकिन साधन मात्र कम है, सीमित है। आवश्यकता संतुष्ट होने पर दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है, जिससे फिर से मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है। मानसिक संतुलन का तात्पर्य क्या है? जब आवश्यकताएं बार बार हमारी बढ़ती हैं तो हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। आप बहुत छोटे प्यारे प्यारे बच्चों हो, आप 12वीं पास करके अभी आए हैं, आप बहुत एकदम हंसते खेलते चेहरे हो, हर चेहरे पे मुस्कान है, हर छोटा सा चेहरा जो है एकदम मासूम सा चेहरा है। किसी की मूछें आ गई होंगी तो किसी की मूछें अभी नहीं आई होंगी। कुछ लड़कियां होंगी वो अपने अभी घर से बाहर नहीं निकले होंगी, कुछ लड़के होंगे अपने घर से बाहर आप दुनिया को नहीं जानते हो बेटा, बहुत संघर्षमयी दुनिया है। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने आ जाएगा। और मेरा व्यक्ति ऐसा जो चिल्ला चिल्ला करके गाना गा के समझाता है, बहुत अच्छे से समझ। देखो क्या कहते हैं प्रोफेसर मेहता, कोई छोटा मोटा आदमी तो रहा नहीं होगा। प्रोफेसर मेहता मानसिक संतुलन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक एक आवश्यकता खत्म नहीं होती है तब तक दूसरी आवश्यकता आ जाती है, और फिर से मस्तिष्क हमारा जो असंतुलित हो जाता है। अतः मेहता ने यह स्पष्ट कर दिया, कि मनुष्य को अपने मस्तिष्क को इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए कि वह उसके ऊपर बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव ना पड़ने दे। तो मेरे बच्चों, मेरा आपसे यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ाई करके इस तरीके का दिमाग को विकसित कीजिए, अपने मस्तिष्क को इस प्रकार शिक्षित कीजिए, इस प्रकार शिक्षा कीजिए कि ऊपरे बाहरी शक्तियां जो हैं उस पर किसी प्रभाव ना डाल सके। इसी के साथ हम दूसरी हेडिंग डालते हैं कि मनुष्य का अंतिम ध्येय क्या होता है? क्या सुख को प्राप्त करना? द अल्टीमेट गोल ऑफ द मैन इज टू अचीव द हैप्पीनेस। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख को प्राप्त करना क्या है? तो आवश्यकता की पूर्ति होने पर मनुष्य की संतुष्टि को आनंद का अनुभव होता है। जब मनुष्य को संतुष्टि मिल जाती है, उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, तो उसे आनंद होता है, उसको आनंद का अनुभव होता है।
परंतु उसको सुख प्राप्त नहीं होता। आनंद और सुख दोनों अलग अलग। आनंद और सुख, जब मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में जाकर, जब मैं आप लोगों को, अगर आप लोग बच्चे जुड़े रहे तो साइकोलॉजी मैं ही पढ़ाता हूं, तो साइकोलॉजी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं उस समय आपको पढ़ाऊंगा कि सुख क्या है और चरम सुख क्या है। चरम सुख को बड़ा गंदा शब्द लोग जानते हैं, लेकिन चरम सुख गंदा नहीं है, वो बहुत महान शब्द है। फिर हम ये देखेंगे कि मनुष्य में जो सुख की प्राप्ति है वो सुख की प्राप्ति क्या है, और आनंद का, सुख और आनंद दोनों अलग है, सुख और चरम दोनों अलग है। मनुष्य विकृति की भावना वो अलग है। तो हम अब चलिए, हम साइकोलॉजी की तरफ मुड़ रहे थे, उधर नहीं मुड़ना है। तो मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख को प्राप्त करना है, लेकिन वो सुख सुख नहीं प्राप्त कर पाता है, जीवन भर एक ही चीज प्राप्त करते रह जाता है, वो क्या है? आनंद। जब उसका कोई नया काम बन जाता है, उसकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा आनंद का अनुभव होता है, परंतु सुख का अनुभव नहीं प्राप्त होता। सुख नहीं प्राप्त होता। मनुष्य को सुख उस समय प्राप्त होता है जबकि उसको किसी आवश्यकता का अनुभव हो। अर्थशास्त्र का लक्ष्य इसी सुख की अधिकमता करना होता है। मनुष्य को सुख उस समय प्राप्त होता है जब उसको किसी आवश्यकता का अनुभव ना हो। अगर आप अपने मन से पूछिएगा, जिस दिन आपको ये लगेगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, यानी आपको क्या हो गया? सुख मिल गया। क्या ये संभव है इस मानव जीवन में? आप कभी ये सोच पाए कि जो आप चाहते थे सब कुछ आपको मिल गया? नहीं संभव है। इसलिए आपको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अर्थशास्त्र का लक्ष्य इसी सुख को अधिकतम करना है। किस सुख को? इसी सुख को अध्ययन करना है। अधिकतम सुख की प्राप्ति आवश्यकता विहीनता की अवस्था में ही संभव है। क्या अधिकतम सुख की प्राप्ति तब संभव है जब आवश्यक विहीनता की अवस्था में ही संभव है? अचीविंग ए मैक्सिमम हैप्पीनेस इज द पॉसिबल ओनली इन ए स्टेट ऑफ नीडलनेस। नीडलनेस से क्या तात्पर्य है कि अधिकतम सुख क्या है? तो प्रोफेसर मेहता के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य असीम और आंतरिक सुख का अनुभव तभी करता है जबकि उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। वो कहते हैं कि अंदर का जो असली सुख होता है, जो आंतरिक सुख होता है, जो असीम सुख होता है, वह तब मनुष्य को महसूस होता है जब उसकी इच्छा मर जाती है और कुछ रह ही नहीं जाता है उसकी इच्छा में। अर्थात उसे वातावरण, समय, स्थान आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि समय क्या चल रहा है, वातावरण कैसा है, स्थान कौन सा है, मैं गर्मी में हूं कि एसी में हूं कि ठंडी में हूं कि गर्मी में हूं कि पंखे के नीचे हूं कि बल्ब की लाइट में हूं, समाज में कौन है कौन नहीं है, वातावरण कैसा है, समय कैसा है, दिन है कि रात से, जब इन सब सारी चीजों से जब वो मुक्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? तब उसे जो है वो आंतरिक सुख की प्राप्त होती है। इस अवस्था में मनुष्य इच्छा रहित तथा मस्तिष्क पूर्ण संतुलन की अवस्था में रहता है। देखते हैं आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या में प्रोफेसर मेहता ने अपनी इच्छाओं को कम करने के लिए किए जाने वाले चुनाव को ही आर्थिक समस्या का रूप दिया है। इन्होंने कहा कि जो कम करने के लिए किए जाने वाले जो चुनाव होते हैं उन्हें ही आर्थिक समस्या का जो है वो रूप दिया और इसे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या मांगा। उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है, जो उसका केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु कौन है? वो इकोनॉमिक है। वो क्या है? वो धन है, वो पूंजी है। धन रुपया। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं या मनुष्य को अपनी इच्छाएं उनकी तीव्रता के अनुसार धीरे धीरे कम करना चाहिए। यानी जितना तेज आपकी इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने की, मैंने कहा था ना कि जब आप ये इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आप पढ़ लेंगे किताबी ज्ञान। देखिए कितना सीखने को मिल रहा है। ये कह रहा है कि
मनुष्य को अपनी इच्छाएं उनकी तीव्रता के अनुसार धीरे धीरे कम करनी चाहिए। जो आपकी सोच है, जो आपकी तीव्रता है, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास, उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए। प्रोफेसर मेहता के अनुसार आवश्यकताओं को उस सीमा तक घटाया जाना चाहिए कि वह हमारा यह प्रयास रहे कि हमारे अंतिम लक्ष्य क्या है, आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने का एक सफल कदम माना जाएगा। अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे करके कम करना चाहिए और इस लक्ष्य तक आपको पहुंच जाना चाहिए कि अगर आवश्यकता रहित अवस्था में पहुंचने का एक सफल कदम बन जाए। अब देखें, अगर आवश्यकता में इनकी विशेषताओं को थोड़ा सा हम लोग समराई या समरी बना करके देखें तो विशेषताएं होती हैं, फीचर्स क्या हैं कि मेहता की परिभाषा मनोविज्ञान व नैतिकता पर आधारित है। मनोविज्ञान और नैतिकता पर आधारित है। प्रोफेसर मेहता ने भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्यों का अनुकरण किया है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है। प्रोफेसर मेहता स्थैतिक अर्थशास्त्र का समर्थन करते हैं और उन्हें प्रौद्योगिक अर्थशास्त्र में कोई रुचि नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। अब यहां देखते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स को हमने देखा था, प्रोफेसर रॉबिन्स को हमने देखा था, फिर हमने प्रोफेसर मेहता की बातों को सुना। अब इन दोनों में हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने मानव जीवन का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि माना है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि है। लेकिन प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि वास्तविक सुख की कल्पना। फिर प्रोफेसर रॉबिन्स ने अधिक आवश्यकताओं पर बल दिया है, लेकिन प्रोफेसर मेहता ने आवश्यकताओं को कम करने पर बल दिया है। रॉबिन्स ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो बहुत अधिक होती हैं, उनका बल पड़ता है, लेकिन प्रोफेसर मेहता ने आवश्यकताओं को कम करने के लिए कहा है। प्रोफेसर रॉबिन्स का दृष्टिकोण भौतिकवादी है, जबकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण आध्यात्मवादी है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है, जबकि आपको याद हो 2 मिनट आप पढ़े हैं कि प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आदर्श का विज्ञान माना है। प्रोफेसर रॉबिन्स का दृष्टिकोण अदूरदर्शी है, क्योंकि वह आवश्यकताओं को अधिक संतुष्टि बल देते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यकता विहीनता पर बल दिया जाता है। चलिए, फोटो लेना फोटो लीजिए, तो आगे बढ़े। जो पढ़े हैं आपकी उसी की समरी है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, यहीं पे आज विराम देते हैं अपनी कथा को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।